everyone, I am Manisha Prajapati and I welcome you all the digital तैयारी प्लेटफॉर्म। तो कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडीज? आई होप कि आप लोगों की स्टडीज बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए होंगे। तो ठीक है, मैं एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, जवाब दीजिए। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि देश में महंगाई बढ़नी चाहिए या फिर घटनी चाहिए, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोग कहेंगे मैम, अगर आप छोटे से बच्चे से भी जाके पूछोगे ना कि देश में महंगाई बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, तो वो भी आपको बोलेगा कि महंगाई घटनी चाहिए, देश में चीजें सस्ती होनी चाहिए। मैम नींद में हो क्या? चलो देखते हैं आप लोग कितना सही हो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज हम लोग कौन सा वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। आसान भाषा में इसको बोलते हैं महंगाई। क्या बोलते हैं? महंगाई। और महंगाई को मुझे आप लोगों को इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यही तो सुनते हैं पूरे दिन। अपने घर में क्या सुनते हैं? ये चीजें इतनी महंगी हो गई। हम फ्रेंड सर्कल में भी यही सुनते हैं, इतना महंगा हो गया यार ये चीज। ठीक, न्यूज चैनल पर सबसे ज्यादा आलू इतना महंगा हो गया, प्याज इतना महंगा हो गया। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि सखी सैया कम आवत हैं, महंगाई डायन खाई जावत है। सुनी होगी आप लोगों ने, नहीं भी सुनी तो मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है आपका इन्फ्लेशन। लैंग्वेज में देखते हैं, वैसे तो हमें पता है महंगाई क्या होती है। देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के सापेक्ष, वस्तुओं एवं सेवाओं के सापेक्ष मुद्रा का मूल्य कम होना, मुद्रा का मूल्य कम होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन। वस्तुओं एवं सेवाओं के सापेक्ष मुद्रा का मूल्य कम होना, यानी कि इन्फ्लेशन इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपका इन्फ्लेशन है। ठीक है, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी मैं वस्तुएं बोलूं तो आपको समझ आना है कि उसमें सर्विसेज इंक्लूड हैं। आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस बढ़ रही है, और आपकी जो करेंसी है, यानी कि आपकी जो मुद्रा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और इसी सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूमेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया इन्फ्लेशन, तो आपको डिफ्लेशन भी समझ में आ जाएगा। इसका उल्टा होता है। तो ये वाला आप थोड़ा सा याद रखिए कि वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष अगर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी चीजें महंगी हो जाती है और आपकी करेंसी का वैल्यू डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, एक लाइन आपको लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा दीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार। ठीक, एक लाइन है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता को घाटा होता है, ऋणदाता को घाटा होता है, घाटा होता है। मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। अगर नहीं भी समझ में आए फिर भी तो इस लाइन को तो आपको याद रखना ही है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो आपका जो मनी लेंडर है, जो ऋणदाता है, उसको क्या होता है? लॉस होता है। कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए मुझे ये बोर्ड खरीदना है और इस बोर्ड की वैल्यू है 100 रुपए। 100 रुपए नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल है। फिर मैंने सोचा यार क्या करूं, बोर्ड खरीदूं नहीं खरीदूं? एक काम करती हूँ, ये जो मेरे पास में 100 रुपए है ना, इनको ब्याज पर दे देती हूँ और पहले ब्याज कमा लेते हैं, उसके बाद में अगले साल बोर्ड खरीद लेंगे। ये मैंने सोचा और मैंने किसी को 100 रुपए उधार पे दे दिए। अगले साल क्या हुआ? जिसको मैंने ऋण दिया वो मेरे पास में 110 रुपए लेके आया और बोला कि भाई ये 100 रुपए जो आपने मुझे दिए थे और ये 10 रुपए आपका ब्याज। मैं खुश हो गई, मैंने कहा वाह यार, 100 रुपए दिए थे, मेरे पास में 110 रुपए आ गए। ठीक, अब बढ़िया है, 10 रुपए अपने पास में रख लूंगी और 100 रुपए में जाके बोर्ड लेके आ जाऊंगी। ये सोचा मैंने। मैं जब शॉपकीपर के पास में गई और मैंने बोला कि ये रखो 100 रुपए और मुझे बोर्ड दो, तो शॉपकीपर ने बोला मैम 115 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 115। यानी कि क्या हुआ कि जितना आपको ब्याज नहीं मिला
उससे ज्यादा तो चीजों की महंगाई बढ़ गई। यही तो हमने समझा कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, देखिए हमने पहले क्या समझा था, यही समझा था हमने कि वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, आपकी करेंसी वीक हो जाती है। तो भाई अगर आप वीक चीज को अपने पास में रखेंगे तब तो आप घाटे में ही जाएंगे ना। आपके पास में पैसा है और आपको पता है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है तो आप घाटे में जाएंगे। फिर आप सोचेंगे यार क्या पिछले साल ही 100 रुपए में ले लेती तो बढ़िया था, ठीक, अब 5 रुपए एक्स्ट्रा मुझे मिला के बोर्ड खरीदना पड़ेगा। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता को घाटा होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फिलिप। एक थ्योरी में आप लोगों को समझाने वाली हूं, हो सकता है कि कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें, ठीक है। तो ये थ्योरी मैंने नहीं दी है, ये फिलिप ने दी है, मैं आपको समझा रही हूं, समझिए। फिलिप कहते हैं कि एक सीमा तक महंगाई और बेरोजगारी में नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक संबंध होता है। कुछ भी समझ में नहीं आया इस लाइन से, कोई बात नहीं। यह है आपका फिलिप वक्र। यहां पर है आपकी महंगाई यानी कि आपका इन्फ्लेशन, और यहां पर है आपकी बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। और फिलिप क्या बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी में नकारात्मक संबंध होता है, और जब भी दो एलिमेंट्स में नकारात्मक संबंध होता है तो हमारा वक्र इस तरह से बनता है, और जब भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इस तरह से बनता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, अगर यहां से भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर है, इसकी वैल्यू थी 50 रुपए। कितनी थी? 50 रुपए। और अभी कितनी हो गई है? 60 रुपए, यानी कि 10 रुपए बढ़ चुके हैं। अब भाई जो मैन्युफैक्चरर है, जो फैक्ट्री वाला है, वो एक मार्कर तो नहीं बना रहा। मान लीजिए उसने 1 करोड़ मार्कर बनाए, 10 रुपए बढ़े एक मार्कर पर, और उसने 1 करोड़ मार्कर बनाए, यानी कि उसको टोटल कितना फायदा हुआ? 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब मुझे ये बताइए, वो जो फैक्ट्री वाला है जिसने ये मार्कर बनाए थे, जिसको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ और उस हिसाब से उसको 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, तो वो इन 10 करोड़ रुपए का क्या करेगा? थोड़ा सा बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचिए। वो घर पे ले जाके उन 10 करोड़ को रख के सो तो नहीं जाएगा। जब भी किसी फर्म को, किसी बिजनेस को ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा होता है तो वो उसको री इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो ये जो मार्कर का मैन्युफैक्चरर है, ये भी क्या सोचेगा कि यार जो ये मार्कर का धंधा है ना, ये तो बहुत ही बेनिफिट वाला है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास में 10 करोड़ रुपए आ गए, एक नई फैक्ट्री लगाते हैं। तो ये क्या करेगा? एक नई फैक्ट्री लगाएगा। नई फैक्ट्री लगाएगा तो फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, ठीक है। यानी कि लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। भाई फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर रोजगार मिलेगा तो क्या होगी? आपकी बेरोजगारी कम हो जाएगी। हाँ मैम, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। महंगाई बढ़ी, ठीक, महंगाई बढ़ने की वजह से 10 रुपए का मैन्युफैक्चरर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, टोटल 10 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। 10 करोड़ रुपए को वापस री इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरर ने एक नई फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, तो लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। और अगर लोगों को रोजगार मिला तो देश में क्या कम हुई? बेरोजगारी कम हुई। और यही तो हमने कहा था कि महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी घटी, नकारात्मक संबंध होता है। एक ज्यादा होता है तो एक कम होता है।
तो मैम आप ये कहना चाहते हैं कि महंगाई अच्छी है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि महंगाई अच्छी है। अनलिमिटेड तो हर चीज ही बुरी है, ठीक है। मान लीजिए घी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा घी खा लेंगे तो क्या होगा? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो लिमिट में तो हर चीज अच्छी है, और अनलिमिटेड हो तो कोई भी चीज वो बुरी ही है। तो फिर अच्छी महंगाई क्या होती होगी? आपने कहा कि महंगाई थोड़ी होनी चाहिए, अच्छी होती है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, बेरोजगारी कम होती है। तो फिर वो क्या दर है, क्या रेट होती होगी जिस पर महंगाई अच्छी होती होगी? तो उसको हमने एक नाम दिया है, और वो नाम है टारगेटिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं उसको? टारगेटिंग इन्फ्लेशन। टारगेटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वह स्थिति होती है जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यानी प्रोडक्शन बढ़ता है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आपकी बेरोजगारी कम होती है। बेरोजगारी क्या होती है? कम होती है, और इसी को हम टारगेटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। किसी भी इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि उनको क्या करना होता है? प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होता है। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टारगेटिंग इन्फ्लेशन। आपकी टारगेटिंग इन्फ्लेशन जो है उसकी रेट कौन तय करता है? आपका सेंट्रल बैंक, दैट इज आप सब लोगों को पता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? टारगेटिंग इन्फ्लेशन की दर तय करता है। कुछ स्टैंडर्ड रेट्स भी होती हैं। जो विकासशील देश हैं, क्या बोला मैंने? विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, तो उसमें ये इन्फ्लेशन की दर कितनी होनी चाहिए? 3 से 5%, तब ये आइडियल है, ठीक। और जो विकसित हैं, जो विकसित देश है, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, ठीक है, आपकी यूरोप के कंट्रीज हो गई, तो वो क्या है? डेवलप्ड है। तो वहां पर ये रेट कितनी होनी चाहिए? 1 से 2%। ये आइडियल है, ठीक। और हमारे आरबीआई ने 2021, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, आरबीआई ने 2021 से 2026 तक के लिए जो इन्फ्लेशन रेट तय करी है वो है 4%। 4% प्लस या माइनस 1 हो सकता है, यानी कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। 4% एक कम या एक ज्यादा हो सकता है, और वही हमने कहा 3 से 5% होनी चाहिए। एक सवाल आप लोगों से पूछा गया था, आपके पिछले प्रश्न पत्रों को अगर आपने देखा हो, पीवाईक्यूज में एक सवाल पूछा गया था, ठीक, कि टारगेटिंग इन्फ्लेशन की दर 4% प्लस माइनस 1 हो सकती है, ये कौन निर्धारित करता है? और आपको ऑप्शन दे दिए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, आरबीआई, एक दो ऑप्शन आपको और दे दिए गए। यानी कि टारगेटिंग इन्फ्लेशन की रेट कौन तय करता है? तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? आरबीआई तय करता है। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सिलेबस को कवर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताती चल रही हूं कि इस वाले टॉपिक में से क्या पूछा गया था और किस तरह से पूछा जा सकता है, और यही हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है। हमें अर्थशास्त्री नहीं बनना है, हमें हमारा एग्जाम क्रैक करना है, तो वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक। चलिए, आ गया समझ में? यानी कि इन्फ्लेशन रेट कितनी हो सकती है, और ये तय कर रखी है हमारे आरबीआई ने, दैट इज 4% और प्लस माइनस 1 हो सकता है। लेकिन महंगाई कंट्रोल होने वाली थोड़ी है, महंगाई तो बढ़ती है, ठीक। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, उसको हम बोलते हैं ग्लैपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? ग्लैपिंग इन्फ्लेशन। 2-3 नाम है इसके। ग्लैपिंग इन्फ्लेशन बोल दीजिए। एक आपका होता है रनवे इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? रनवे इन्फ्लेशन, ठीक। और जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब हम इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो स्थिति होती है
कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी डाउन हो जाती है कि वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी कि आपकी करेंसी क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, और आप लोग बहुत ही पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं जहां पे बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय चलता था, उस जमाने में आप लोग पहुंच जाते हैं। तो ये वाली स्थिति बहुत ही खराब होती है, ठीक, यानी कि करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है, जीरो ही हो जाती है, कि आपको बार्टर सिस्टम पे लेके आ जाती है। उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ग्लैपिंग इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई की तेज गति से बढ़ती हुई दर, तेज गति से बढ़ती दर, इन तीनों में फर्क क्या है, स्पीड का फर्क है। जब महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब ऐसे तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में, तब बोलेंगे ग्लैपिंग इन्फ्लेशन हो रहा है। ग्लैपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा सा तेज गति से दौड़ रही है तो बोलेंगे रनवे इन्फ्लेशन हो रहा है। और अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा गति पकड़ ले तो आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, और उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक मिथ है जो आप लोगों के सराउंडिंग है, ठीक है, एक मतलब चीज है जो लोगों के बिल्कुल दिमाग में घुसी हुई है, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जब भी आप अखबार पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ आता है कि जनवरी में प्याज 50 रुपए किलो, ठीक है, 50 रुपए किलो, फरवरी में 80 रुपए किलो, 30 रुपए महंगाई बढ़ी। फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको बता देंगे इतना परसेंट महंगाई बढ़ी। महंगाई कैलकुलेट करने का ये वाला तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब भी आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल का डाटा चाहिए। मंथली डाटा के बेसिस पर आप कभी भी इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनुअल डाटा चाहिए। तो क्या होता है सही तरीका इन्फ्लेशन काउंट करने का, चलो देखते हैं। हाउ टू काउंट इन्फ्लेशन। देखिए, ये है आपका 2022 और ये है आपका 2023। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे रेट्स लिखी हुई है, ये पुरानी रेटें लिखी हुई है जो 2022 में चलती हैं। 2023 में क्या हुआ, मान लीजिए ये है जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये अभी चल रहा है मई आपका, ठीक है। अब जब हमें गणना करनी है, कंपेयर करना है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो 2022 में जनवरी में जो उसकी वैल्यू थी और जो 2023 में उसकी वैल्यू है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे पास में इन्फ्लेशन आएगा। तो हम कहेंगे कि जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 में 10% की महंगाई बढ़ी। 1 साल का डाटा कंपेयर कर रहे हैं। फरवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक 20% बढ़ी, 30% बढ़ी, 40% बढ़ी, 50% बढ़ी, जितना भी परसेंट बढ़ी। यानी कि कंपैरिजन किनका हो रहा है, 1 साल के डाटा का हो रहा है। जनवरी 2022 और जनवरी 2023 को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि जनवरी 2022 और फरवरी 2022 को। कम से कम 1 साल का डाटा हमें चाहिए। और ये जो दर है ये बढ़ रही है, देखिए, और इसको बोलते हैं हम मुद्रास्फीति की बढ़ती दर। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर, समझ में आ गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जरूरी थोड़ी ना है, मतलब ठीक है महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन रेटें ऐसे कॉन्स्टेंटली बढ़े ही, कोई जरूरी नहीं है, सेम भी रह सकती है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो रेट्स हैं, ये जो दरें हैं, ये घटते क्रम में हो, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर महंगाई की घटती दर होती है तो उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज डिसइंफ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, देखिए ये है आपका 2022, ठीक है, कुछ
आपको डाटा मिला हुआ है, और ये है आपका 2023। ये डिफ्लेशन नहीं है, ये डिसइंफ्लेशन है, ध्यान रखिएगा, फर्क है इनमें। यहां पर क्या हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जनवरी 2022 के कंपेयर में जो 2023 में 10% की महंगाई बढ़ी, फरवरी 2022 के कंपेयर में फरवरी 2023 में 9% महंगाई बढ़ी, 8%, 7%, 6%। यह है आपकी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की घटती दर। आप लोगों से एक सवाल पूछा था एसएससी ने कि मुद्रास्फीति की घटती दर में वस्तुएं होती है, फिर ब्लैंक छोड़ा था, फिर ऑप्शन दिए थे सस्ती होती है, महंगी होती है, तटस्थ रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग कॉपी करके बताइए कि मुद्रास्फीति की घटती दर में चीजें सस्ती होती है, महंगी होती है, तटस्थ रहती है। अब आप लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि इन्फ्लेशन जब हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, तो डिसइन्फ्लेशन में शायद चीजें सस्ती होती होंगी, और यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। देखिए, जनवरी 2022 से 2023 में 10% महंगाई बढ़ी, फरवरी 2022 से फरवरी 2023 में 9% महंगाई बढ़ी, मार्च 2022 से मार्च 2023 में महंगाई बढ़ी, दर घटी, महंगाई थोड़ी घटी, महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने की जो दर है वो घट रही है। इसलिए हम कहेंगे कि डिसइन्फ्लेशन की स्थिति में, यानी कि मुद्रास्फीति की घटती दर में भी चीजें क्या होती है, महंगी ही होती है। अब मान लीजिए मैं किसी को बोलूं कि ये इंसान बुरा है, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी ये इंसान कम बुरा है या थोड़ा बुरा है, यार बुरा तो बुरा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से दर घट रही है लेकिन महंगाई तो बढ़ ही रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिसइन्फ्लेशन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, और ये जो आपका डिफ्लेशन है इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल ही उल्टा है आपके इन्फ्लेशन का। ठीक है, इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं अपस्फीति। ठीक, इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज थी, जो गुड्स एंड सर्विसेज थी उनकी वैल्यू बढ़ रही थी, और जो हमारी करेंसी थी यानी कि जो हमारी मुद्रा थी उसकी वैल्यू कम हो रही थी। ये उसका उल्टा होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू कम होती है। अब आप लोग बोलेंगे हाँ मैम यही होना चाहिए, हमारा जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है वो तो स्ट्रांग होनी चाहिए और सारी चीजें एकदम सस्ती हो जानी चाहिए, मैम डिफ्लेशन होना चाहिए, ये सोच रहे होंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ाती हूं मैं आपको। क्या हुआ, ये जो मार्कर है ये पहले 60 रुपए में मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ, चीजें सस्ती हो गई, अब ये 50 रुपए में मिल रहा है। ठीक, यानी कि पहले जो मिल रहा था उससे 10 रुपए कम में मिल रहा है, चीजें सस्ती हो गई है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो फैक्ट्री वाला है, उसको कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है या फिर कम प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर वो क्या सोचेगा मैन्युफैक्चरर कि इतना कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इतनी सारी फैक्ट्रियां ये काम करते हैं, एक दो फैक्ट्री बंद कर देते हैं। ठीक, घाटा हुआ या फिर कह दीजिए प्रॉफिट कम हुआ, उस स्थिति में मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री, एक दो फैक्ट्री जो थी उसको बंद कर दिया। बंद करने से यहां पर जो लोग, जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था, क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, और देश में क्या बढ़ गई, बेरोजगारी। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या डिफ्लेशन होना चाहिए? चीजें तो सस्ती हुई लेकिन आपकी बेरोजगारी बढ़ गई। इसका मतलब ना बहुत ज्यादा महंगाई होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा सस्ती बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमारी आरबीआई जो है वो टारगेटिंग इन्फ्लेशन की रेट तय करती है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक,
तो आज तक जो आप लोग ये प्रार्थना कर रहे थे ना भगवान से, हे भगवान प्लीज प्लीज सब चीजें बहुत बहुत सस्ती हो जानी चाहिए, तो समझदार बनिए, ऐसी प्रार्थनाएं ना कीजिए। अब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। शुरू करते हैं इन्फ्लेशन। चलिए, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जिसको सरल भाषा में हम कहते हैं महंगाई, ठीक, महंगाई, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूं मैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने डिस्कस करे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है इन्फ्लेशन की, वो जाके पहली वाली क्लास देखेंगे, तब भी आज वाली क्लास समझ में आएगी। फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसके लिए थोड़ा सा आज मैं पिछली क्लास का डिस्कस कर दे रही हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी महंगी हो जाती है, वस्तुएं महंगी हो जाती है, और आपकी जो करेंसी है, करेंसी यानी कि आपकी मुद्रा, उसका मूल्य कम हो जाता है, यानी कि करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, या फिर महंगाई कहते हैं। ये हमने देख लिया था, ठीक। फिर हमने डिस्कस किया था कि फिलिप वक्र क्या होता है और फिलिप वक्र हमें क्या बोलता है, ठीक है। तो फिलिप वक्र हमने डिस्कस कर लिया था, आज की क्लास में वापस हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको कुछ अदर टाइप्स भी बताए थे। मैंने कहा था कि एक अच्छा इन्फ्लेशन भी होता है, यानी कि कितनी महंगाई अच्छी होती है उसको बोला जाता है टारगेटिंग इन्फ्लेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूं पिछली क्लास में, टारगेटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रोथफ्लेशन। क्या बोला जाता है, ग्रोथफ्लेशन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कि इतनी महंगाई जब होती है तो ये अच्छी महंगाई बोली जाती है। यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है और रोजगार भी आपका बहुत ज्यादा मिलता है आपको, मतलब बेरोजगारी बहुत कम होती है, रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं और प्रोडक्शन भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसको बोला जाता है टारगेटिंग इन्फ्लेशन। 2-3 टाइप्स हमने और डिस्कस करे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। एक मैंने आप लोगों को बताया था रनवे इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन। एक हमने डिस्कस किया था हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक, हाइपर इन्फ्लेशन। मैंने बताया था कि जब महंगाई कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है, तो ये 3 तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है और इन तीनों सिचुएशंस को बोला जाता है मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर, बढ़ती दर, या फिर बोल दीजिए तेज गति से बढ़ती दर, ठीक, तेज गति से बढ़ती हुई दर जब होती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। अब देखिए, अगर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। थोड़ा और तेजी से बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं रनवे इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए, मतलब 200%, 400%, 1000% की आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी जो करेंसी होती है, आपकी जो मुद्रा है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, यानी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक। तो अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और बहुत ही तेज गति से कम होती चली जाती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी करेंसी कोलैप्स हो जाती है, यानी कि आपकी करेंसी, यानी आपकी जो मुद्रा है, उसका मूल्य कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और आप कहां पहुंच जाते हैं, जो पुराने जमाने में नहीं होता था वस्तु विनिमय, जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, उसमें आप पहुंच जाते हैं। तो क्या मैम ऐसा किसी देश के साथ में रियल में भी हो चुका है? हाँ, रियल में हो चुका है। अगर आप लोगों को पता हो तो जर्मनी के साथ में हुआ था, उनकी करेंसी कोलैप्स हो गई थी, यानी कि इतना ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, इनकी करेंसी की वैल्यू इतना तेजी से कम हुई थी कि 0 हो गई थी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1923 में। और जर्मनी की करेंसी क्या हो गई थी? कोलैप्स हो गई थी। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है और ये हमें समझना जरूरी है। चलिए, एक मैंने आपको बताया था डिसइन्फ्लेशन। क्या बताया था?
डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन डिसइंफ्लेशन में मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति की घटती दर, मुद्रास्फीति की घटती दर, यानी कि मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी दर घट रही है। ठीक, और एक मैंने टर्म आपसे डिस्कस करी थी यहां पर, डिफ्लेशन। क्या डिस्कस किया था? डिफ्लेशन। याद आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? डिफ्लेशन, हमने ये कहा था कि डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति की घटती दर होती है, और ये दर जब घटते घटते, मान लीजिए पहले 15% थी, फिर 10% हुई, फिर 5% हुई, फिर 1% हुई, और फिर -5% हो गई, यानी कि 100 रुपए की चीज क्या हो गई, 95 की हो गई। ठीक, यानी कि चीज क्या हो गई, सस्ती हो गई। और इस सिचुएशन को हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था डिफ्लेशन बोला था, जिसको हिंदी में बोलते हैं अविस्फीति। क्या बोलते हैं? अविस्फीति। और यहां तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफ्लेशन के बारे में मैं आपको और बताती हूँ। देखिए, डिफ्लेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था आपकी जो मुद्रा है उसका मूल्य तो बढ़ता है। ठीक, मुद्रा का मूल्य तो बढ़ता है, और जो आपकी वस्तुएं और सेवाएं हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं, इनका मूल्य कम होता है, और आपके रोजगार के अवसर कम होते हैं, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है। ये मैंने आपको बता दिया था, बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये जो सिचुएशन है जहां पर वस्तुएं भी सस्ती हो रही है, वस्तुएं सस्ती हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास काम करने के लिए रोजगार नहीं है और चीजें सस्ती हो रखी है, सस्ती बड़ा हो रखा है, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है मंदी। क्या बोला जाता है? मंदी, जिसको हम कहते हैं रिसेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और टाइप्स है इन्फ्लेशन के, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से लिखना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है आपका स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, अब देखिए, स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन होती है वो आपकी आरबीआई के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बुरी सिचुएशन होती है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और आपकी मंदी, मुद्रास्फीति और मंदी, इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मंदी, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि जब मुद्रास्फीति होती है, यानी कि चीजें क्या हुई हैं, महंगी हुई हैं, यानी कि यहां पर क्या बढ़ी, महंगाई बढ़ी। ठीक, और मंदी हुई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन कम हुआ है। ठीक, उत्पादन कम हुआ है, महंगाई बढ़ी है, उत्पादन कम हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे पास में रोजगार नहीं है, यानी कि रोजगार कम हुआ है। यह है आपकी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन। मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था कि जब मुद्रास्फीति होती है यानी महंगाई होती है तो आपके पास में अच्छे रोजगार होते हैं, यानी कि बेरोजगारी घटती है, उत्पादन के अवसर बढ़ते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि थोड़ी महंगाई होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई अच्छी है, क्योंकि थोड़ी महंगाई होगी, टारगेटिंग इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, हमारे पास में उत्पादन भी अच्छा होगा और रोजगार भी अच्छा होगा। ये हमने अच्छी बातें डिस्कस करी थी महंगाई को लेकर, तो वो तो आइडियल सिचुएशन थी। अब स्टैगफ्लेशन बहुत ही बुरी स्थिति है, यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें भी महंगी हो रही है और रोजगार बढ़ने की बजाय घट रहा है, उत्पादन भी बढ़ने की बजाय घट रहा है। अब यहाँ पर आरबीआई जो है उसके पास में बहुत ज्यादा दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई नहीं, दूसरी तरफ भी कुआं ही है। मैम कैसे, समझ में नहीं आया? चलिए बताती हूँ कैसे। देखिए, आपकी जो आरबीआई है वो महंगाई को अगर कम करना चाहे तो क्या करेगी, महंगाई को अगर कम करना चाहे तो वो आरबीआई क्या कर सकती है कि जो ब्याज दरें हैं, ब्याज दरें वो बढ़ा देगी। ब्याज दरें, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, ऐसे लिख दीजिए आप, ब्याज दरों में बढ़ोतरी। आरबीआई क्या कर सकती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज की दरों को बढ़ा सकती है। ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो लोग लोन कम लेंगे, ऋण कम लेंगे, और अगर लोन कम होगा बाजार में तो पैसे कम होंगे लोगों के पास। अगर लोगों के पास पैसे कम होंगे तो परचेजिंग पावर कम होगी, और अगर पैसे मार्केट में कम होंगे तो लोग चीजें कम खरीदेंगे, और अगर चीजें कम खरीदेंगे
तो चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर चीजों की डिमांड कम होती है तो आपकी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। मैंने आपको डिमांड वाले चैप्टर में समझा दिया था कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पर आरबीआई क्या कोशिश करेगी कि ब्याज की दरों में कमी कर दो, ताकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं हो कि वो कुछ चीजें खरीद सके, और नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम होगी और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन एक तरफ क्या सिचुएशन है, एक तरफ सिचुएशन है कि अगर ब्याज की दरों में कमी कर दी जाती है तो आपका उत्पादन और कम हो जाएगा, रोजगार और कम हो जाएगा। तो अगर आपको उत्पादन को बढ़ाना है, अगर आपको रोजगार को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्याज की दरें हैं, जो ब्याज की दरें हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, ब्याज की दरों में कमी करनी पड़ेगी। अब आई बात समझ में कि ये दुविधा की स्थिति क्यों है। भाई अगर यहाँ पर आरबीआई क्या करे, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ब्याज दरों को बढ़ा दिया तो उत्पादन और रोजगार तो वैसे भी नहीं हो रहा, और ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर इस प्रॉब्लम पे आरबीआई ध्यान दे तो, और उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने के लिए ब्याज की दरों में कमी कर दे, तो क्या होगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही रीजन है कि आपका जो आरबीआई का गवर्नर होता है और जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके बीच में कभी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर बोलता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज की दरों को बढ़ा के रखो ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे, जबकि आपका फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि ब्याज की दरों में कमी करो ताकि उत्पादन बढ़े, ताकि रोजगार बढ़े, देश का जीडीपी बढ़े। और इसीलिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर में कभी नहीं बनती है। और ये जो सिचुएशन है स्टैगफ्लेशन, ये बहुत ही बुरी स्थिति होती है। मतलब अगर भगवान भी आ जाए तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जहां पर मुद्रास्फीति और मंदी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कैसे क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए स्टैगफ्लेशन समझ में आया। आगे हम पढ़ते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या पढ़ रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, देखिए कोर इन्फ्लेशन का एक फॉर्मूला होता है। कोर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होता है इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैम ये क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आया, अभी समझाती हूँ। कोर इन्फ्लेशन, नाम से थोड़ा सा समझो। कोर, देखिए इन्फ्लेशन आप लोगों को समझ में आता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक, अब कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है, आरबीआई कहता है कि कोर इन्फ्लेशन वह इन्फ्लेशन है जो मार्केट में तरलता अधिक होने की वजह से उत्पन्न हुआ है। यानी कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, उसकी वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं, और उस डिमांड की वजह से जो महंगाई बढ़ी है वो आपका कोर इन्फ्लेशन है। लेकिन हमने यहाँ पर टोटल इन्फ्लेशन में से माइनस क्या कर दिया, इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन आरबीआई आपका बोलता है कि तरलता के अतिरिक्त, यानी लिक्विडिटी के अतिरिक्त भी कुछ फैक्टर्स हैं। सिर्फ तरलता यानी कि लिक्विडिटी एक ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, और भी बहुत सारे रीजन है। और वो जो बहुत सारे रीजन है वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, मान लीजिए बाढ़ आ गई। ठीक, तो बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, आपका जो एग्रीकल्चर था, मतलब आपकी जो फसलें थी वो सारी नष्ट हो गई, उसकी वजह से आपके फल सब्जियां जो भी था वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई। तो आरबीआई बोलता है आप क्या करो, जो टोटल इन्फ्लेशन है उसमें से माइनस कर दो, टोटल इन्फ्लेशन में से माइनस कर दो उस इन्फ्लेशन को जो अदर फैक्टर्स यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इन्फ्लेशन में से उस इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। ठीक, और क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई हो, मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो आपकी चीजें महंगी हो गई। यानी कि आरबीआई बोलता है कि लिक्विडिटी को छोड़कर जो भी अदर फैक्टर्स हैं, चाहे बाढ़ आने की वजह से हो, चाहे आपका क्रूड ऑयल महंगा हुआ हो, चाहे आपके पेट्रोल डीजल महंगे हुए, कोई भी रीजन रहा हो, तरलता के अलावा अगर किसी अन्य फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से महंगाई बढ़ी है तो उसको घटा दो इन्फ्लेशन में से। जब आप उसको घटा दोगे तो पीछे जो प्योर बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग इन्फ्लेशन, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, वो होगा आपका कोर इन्फ्लेशन। ठीक है,
तो इसलिए हमने कहा टोटल इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक, और आपके एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, स्टार बना के लिख लीजिए आप लोग। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक दो एग्जांपल लिख लीजिए कि बाढ़ आने की वजह से कीमतों में वृद्धि, बाढ़ आने की वजह से कीमतों में वृद्धि, या फिर लिख दीजिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप है इन्फ्लेशन का, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नाम से ही पता चल रहा है यानी कि आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी, हो सकता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि। ठीक, और क्या रीजन हो सकता है, और आपकी कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है, हो सकता है कि मजदूरी की दरों में वृद्धि, मजदूरी की दरों में वृद्धि। ठीक, यानी कि मान लीजिए कि आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें जो आप मटेरियल काम में ले रहे हैं, रॉ मटेरियल, अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी ना। ठीक है, या फिर वेजेस बढ़ गई है, अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो इसी को बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपके सामने आता है, लास्ट है ये, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं पुल यानी खींच रही है, इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने में मतलब मदद कर रही है। देखिए कैसे डिमांड कैसे बढ़ सकती है, मान लीजिए अगर जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि, तो ज्यादा लोग तो ज्यादा डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी अगर किसी चीज की तो महंगाई तो बढ़ेगी। या हो सकता है कि ब्याज की दरों में कमी हो गई हो। ठीक, ब्याज की दरों में कमी, ब्याज की दरों में कमी, अगर ब्याज की दरों में कमी हुई तो क्या हुआ, लोन सस्ता हो गया, लोन सस्ता हुआ तो मार्केट में पैसा अच्छा खासा गया, और अगर मार्केट में पैसा है, परचेसिंग पावर है, तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर इन फैक्टर्स की वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे इन्फ्लेशन के जो आपको याद रखने हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा सा हम अपनी स्टडी को फर्दर करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं आपके इन्फ्लेशन के, आपकी मुद्रास्फीति के, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन के मोटा मोटी कारण क्या है, और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव। ध्यान दीजिएगा क्या दुष्प्रभाव होते हैं मुद्रास्फीति के। पहला दुष्प्रभाव होता है, मैंने आपको जब हमारी क्लास स्टार्ट करी थी, ठीक है, प्रीवियस क्लास की बात कर रही हूँ, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, मैंने आपको लाइन लिखवाई थी कि मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता को घाटा होता है, और मैंने उसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी दिया था बोर्ड वाला, अभी वापस लेके समझाऊंगी। पहले आप लोग ये लिखिए कि बचतों में कमी, हेडिंग डालिए बचतों में कमी, बचतों में कमी, और मैंने ये लाइन आप लोगों को लिखवाई थी कि मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणदाता को, ऋणदाता या फिर मान लीजिए बचतकर्ता को घाटा होता है, बचतकर्ता को घाटा होता है। ये लाइन मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक, और मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि मान लीजिए मेरे को ये बोर्ड खरीदना है, और ये बोर्ड 100 रुपीज का है, 100 रुपए का है, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो एक साल तो मैं इस पुराने बोर्ड से ही काम चला लूंगी,
बोर्ड तो मैं अगले साल खरीद लूंगी। ये जो मेरे पास में 100 रुपए है ना, ये मैं उधार पे दे देती हूँ किसी को और 100 रुपए मतलब ब्याज कमा लेती हूँ। ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फिर क्या हुआ था कि 1 साल बाद में जिसको मैंने उधार दिया वो 110 रुपए लेके आया मेरे पास में। कितने रुपए लेके आया? 110 रुपए लेके आया। बोला ये 100 रुपए और प्लस आपके 10 रुपए मिला के 110 रुपए बने हैं, ये आप रखिए। मैं खुश हुई। मैंने क्या किया, 10 रुपए अपनी पॉकेट में डाले और 100 रुपए लेके गई मैं शॉपकीपर के पास में बोर्ड खरीदने के लिए। जब मैं वहां पहुंची और मैंने बोला कि भैया बोर्ड चाहिए, ये रखो 100 रुपीज, तो शॉपकीपर ने बोला मैडम जी 115 रुपए का हो गया है बोर्ड। यानी कि इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जितना मुझे ब्याज नहीं मिला उससे ज्यादा तो कीमतें बढ़ गई, क्योंकि ये इन्फ्लेशन है। यहाँ पे जो चीज आपकी मनी है जो आपके पास है उसकी वैल्यू कम हो रही है और चीजें यानी वस्तुएं जो है गुड्स एंड सर्विसेज उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो जिस चीज की वैल्यू कम हो रही है वो अगर आप अपने पास में रखोगे तो घाटे में ही रहोगे, फायदे में कहां से रहोगे। तो इसलिए क्या होता है, जो बचत करता है वो फिर बचत नहीं करता, मतलब आपका जो बचत करता है, यानी कि इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, हम हमेशा एक ना बुरे टाइम के लिए कुछ ना कुछ बचा कर चलते हैं, कुछ ना कुछ सेव करके चलते हैं कि बुरे टाइम में काम आएगा। लेकिन जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है ना, तो बचत का क्या होता है, बचत के लिए लोग हतोत्साहित होते हैं। हतोत्साहित यानी कि डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार क्या कमाया हमने, 100 रुपए, इससे अच्छा तो खर्च कर देते उस टाइम, अच्छा खासा बोर्ड आ जाता। बचा कर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बचाया उल्टा, पिछले साल तो 100 रुपए में बोर्ड मिल रहा था, अब तो 115 रुपए देने पड़ रहे। तो इसलिए जब मुद्रास्फीति होती है तो बचतों में कमी होती है, यानी कि लोग इतना पैसा बचाना फिर जरूरी नहीं समझते। बचतों में क्या होती है? कमी होती है, लोग पैसे बचाना जरूरी नहीं समझते। इससे क्या होता है, बचतों में कमी, बचतों में हतोत्साहन होता है और इससे आपका निवेश कम होता है। क्या होता है? निवेश कम होता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन है। यहां तक बात समझ में आई कि मुद्रास्फीति के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि बचतों के लिए बचतकर्ता हतोत्साहित होता है। दूसरी बात है कि दूसरा दुष्परिणाम आपका है कि मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बनती है, और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बनती है। अब देखिए ये कैसे हुआ, कारण बनती है। मुद्रास्फीति जब होती है, यानी कि जब महंगाई होती है, तो वो और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बनती है। हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा कि बचत करने से कोई फायदा नहीं है, तो इंसान क्या सोचेगा कि बचा के क्या फायदा, इससे अच्छा तो खर्च कर दो। तो अगर मान लीजिए किसी के पास में सैलरी आई और वो क्या करेगा, सैलरी को लेकर सीधा बाजार में जाएगा और उसको खर्च कर देगा। और अगर लोगों की यही प्रवृत्ति बनी रही कि वो बचत करेंगे ही नहीं, लगातार खर्च ही करते रहेंगे, जैसे ही सैलरी आएगी उसको उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे, तो होगा क्या, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति थी तो हमने सोचा कि पैसे बचा के कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो चीजें खरीद के रखो अपने पास। लोग और ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, और ज्यादा महंगाई हो रही है। मैंने आपको जर्मनी का एग्जाम्पल दिया, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूं मैं। जर्मनी में 1923 में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मान लीजिए ये कोई बंदा है, ठीक है, इसको क्या मिली, सैलरी मिली, ठीक है, ये इसका ऑफिस है, ये है मार्केट, ठीक, ये मार्केट है, ये इसका ऑफिस है और ये इसका घर है, ठीक, ये इसका घर है। मतलब 1923 में इतनी भयंकर सिचुएशन आ गई थी जर्मनी में कि बंदे को जब सैलरी मिलती तो वो पहले घर नहीं जाता, पहले वो बाजार जाता, कि अगर 2 घंटे भी लेट हुआ तो जो चीज अभी 100 रुपए की मिल रही है ना, वो 110 में मिलेगी। यानी कि इतनी स्पीड से महंगाई बढ़ रही थी। आई बात समझ में? यानी कि मान लीजिए यहां पर मिल रही है दालें, ठीक है, दालें जो है 100 रुपए किलो, 100 रुपीज किलो, ठीक है। या तो इसके पास में ऑप्शन है कि जैसे ही सैलरी मिली फटाफट बाजार में जाए और
इसको जो 100 रुपए मिले हैं उसमें 1 किलो दाल लेके आ जाए, ठीक। या फिर मान लीजिए ये थोड़ा सा आलस कर जाता कि चलो यार पहले घर पे चलते हैं, फिर शाम के टाइम में आराम से ठंडे ठंडे के मतलब जब मौसम होगा तब जाएंगे, आराम से बाजार से खरीद के लेके आएंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जब वो शाम को जाएगा तो दालें कितने रुपए किलो हो जाएंगी? 150 रुपए किलो। और ये जेन्युइनली ये सिचुएशन हो गई थी जर्मनी में जब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। तो इसलिए बोला जाता है कि मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति को अपनी तरफ आकर्षित करती है या और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बनती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या सिचुएशन है? 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा है हमारा काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब देखिए काला बाजारी को बढ़ावा कैसे मिलता है? बढ़ावा मिलता है, यहां पर हमने क्या समझा कि ये क्या सोच रहा है कि फटाफट से बाजार में जाऊं और मेरे पास में जो पैसे हैं उनको वस्तुओं में कन्वर्ट करवा लूं, क्योंकि पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है और चीजें महंगी हो रही है। तो कालाबाजारी कैसे बढ़ेगी कि जो सेलर है वो इतना बावड़ा तो नहीं है, वो बोलेगा मैं अभी क्यों बेचूं, मेरे को पता है आने वाले 2 घंटे में यानी कि आने वाले 2 दिनों में जो है वो और ज्यादा प्राइसेस बढ़ने वाली है। तो वो क्या करेगा? अपनी दुकान के शटर डाउन कर देगा, दुकानें बंद करके बैठ जाएगा कि 2 दिन बाद में बेचेंगे। यानी कि बायर खरीदने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेलर बेचना नहीं चाह रहा। इतनी खराब सिचुएशन आ जाती है अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो तो क्या करेंगे लोग? चीजें बेचेंगे नहीं जो भी उनके पास में अवेलेबल होगी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो मुद्रास्फीति का होता है वो ये होता है कि जो लोग गरीब हैं, गरीब और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की मजदूरी इतनी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ती है। इसको थोड़ा समझते हैं, महंगाई बढ़ती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो आपका गरीब इंसान है भारत का, या फिर जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, मजदूर है, ठीक। तो वहां क्या हुआ कि इतनी तेजी से मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या उतनी तेजी से गरीबों की मजदूरी बढ़ रही है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। मतलब बहुत ही मुश्किल से मजदूरों की मजदूरी बढ़ती होगी। उनमें कोई क्रांतिकारी मजदूर होता होगा जो बोलता होगा कि नहीं भाई साहब 500 में नहीं, अब तो 600 रुपए देने पड़ेंगे। तब पीछे और लोग जो हैं वो थोड़े जागरूक होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमारी जो मजदूरी है वो 600 रुपए करो, वो भी बहुत मुश्किल से बढ़ती है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा महंगाई की जो मार पड़ती है वो पड़ती है गरीब को, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उसके पास में तो उतनी इनकम हो रही है, यानी कि उसकी परचेसिंग पावर और ज्यादा कम हो जाती है। उसके पास में पैसे तो उतने ही आ रहे हैं और महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही होता है। अब यहां पर एक शब्द आया, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, यानी अनऑर्गेनाइज्ड। तो क्या ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों पर कोई दुष्परिणाम नहीं होता? उन लोगों पर भी होता है। अच्छी बात यह होती है कि जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अगर महंगाई बढ़ती है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़ा देंगे, ठीक है, डीए बोला जाता है इंग्लिश में, डीए बढ़ा देंगे। मान लीजिए कोई बंदा है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक। क्या हुआ? महंगाई बढ़ी। जैसे ही महंगाई बढ़ी उसको महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, ठीक। पहले उसको सैलरी के रूप में 100 रुपए मिलते थे, अब 110 रुपए मिलते हैं। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? तो भाई साहब यहां पर इसकी मौद्रिक रूप से देखें तो सैलरी बढ़ी है, लेकिन क्या वास्तविक सैलरी बढ़ी है? वास्तविक इनकम बढ़ी है क्या? पहले जो चीज वो 100 रुपए में खरीद लेता था, अब उसको उसके
110 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि मौद्रिक रूप से तो उसकी इनकम बढ़ गई, लेकिन वास्तविक रूप से यानी क्या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी? नहीं बढ़ी, क्योंकि पहले जो चीज 100 रुपए में आती थी अब वो 110 में आ रही है। और दुष्परिणाम क्या होता है कि फिर वो हायर टैक्स स्लैब में आने लग जाता है। हायर टैक्स स्लैब का मतलब होता है कि अब उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जब महंगाई भत्ता मिला तो उसकी जो सैलरी है और महंगाई भत्ता मिलके उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी सैलरी बढ़ गई, ज्यादा सैलरी हुई तो वो हायर टैक्स स्लैब में आ गया, और ज्यादा अगर हायर टैक्स स्लैब में आएगा तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो हुआ क्या, एडवर्सली उसकी जो ओरिजिनल यानी जो वास्तविक आय है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो संगठित क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी कुछ फायदा नहीं होता है। यानी कि ये 3, 4, 5 जो हमने डिस्कस करे ये दुष्परिणाम है आपके मुद्रास्फीति। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कारण है। हेडिंग डालिए मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण बात करें 1991 से पहले, 1991 से पहले मुद्रास्फीति के मुख्य कारण रहते थे। मुद्रास्फीति के मुख्य कारण थे घरेलू, मुख्य कारण घरेलू घटक थे या घरेलू कारक थे या फिर डोमेस्टिक कॉजेस थे, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद वैश्विक कारक भी जुड़ गए हैं, यानी कि इंटरनेशनल कॉजेस भी हैं, वैश्विक कारक, जिनके कारण भी आपकी महंगाई प्रभावित होती है। यानी कि बात करें करंट टाइम की तो वैश्विक कारक प्लस आपके घरेलू कारक ये दोनों मिलकर महंगाई को बढ़ाते हैं, और इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए तो इनका वेटेज ज्यादा, यानी कि वैश्विक कारक आपकी महंगाई को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके कि कौन से वैश्विक कारण हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है और कौन से घरेलू कारक हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो पहली बात, आपको पता है 1991 से पहले हमारी जो देश की इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। फिर 1991 में आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, आपका एलपीजी आया और आपकी ओपन इकोनॉमी हो गई। तो अब क्या होगा, देशों दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हमारी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो पहला कारण अगर देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि। अब होगा क्या, इंडिया क्या करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, आयात करता है, ठीक। और अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपका पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है। आपका पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, आपका डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, आपका परिवहन महंगा हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डीजल को काम में लेती है अपनी फैक्ट्रीज में। तो अगर महंगा डीजल काम में लेंगी तो जो प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्ट की क्या प्राइस बढ़ जाएगी, और कुल मिलाकर क्या होगा, हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी। और ये मुख्य कारण है महंगाई बढ़ने का, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कारण है, नेक्स्ट कारण है आयात से रिलेटेड, ठीक है। आयात से रिलेटेड लिखिए, अगर आयात बाधित होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब ये कैसे होता है देखते हैं। मुद्रास्फीति बढ़ती है क्योंकि भारत के अधिकतम उद्योग आयात पर निर्भर हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आयात बाधित होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। रीजन ये है कि हमारे भारत के जो अधिकतम उद्योग है वो आयात पर ही निर्भर है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कोरोना का, ठीक है, तो कोरोना में क्या हुआ, आपकी ये है महिंद्रा थार, सब लोग जानते हैं महिंद्रा थार को। इसकी डिमांड मार्केट में कोरोना के बाद बहुत ज्यादा थी। अब कोरोना में क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो गया, और महिंद्रा थार को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कलपुर्जे, मतलब ऐसे कुछ पार्ट्स थे जो हमें इंपोर्ट करने थे, हम दूसरे देशों से मंगवाते थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी ज्यादा गाड़ियां बन नहीं पाई, मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा हो नहीं पाई, यानी कि क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई इसकी। और सप्लाई कम हुई तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, यानी गाड़ियां क्या हुई, महंगाई। ये एक एग्जाम्पल है महिंद्रा थार का। ऐसा ही होता है, अगर
आयात में कोई रुकावटें आती है तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम हिल जाता है, पूरा बाधित हो जाता है और उतनी चीजें प्रोड्यूस नहीं हो पाती जितनी लोगों को चाहिए, तो सप्लाई कम हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, और ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा इंडिया काफी चीजों में डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर। ठीक, तो ये तो है कुछ वैश्विक कारण। अगर घरेलू कारण हम देखें तो लिखिए, अब लिखिए घरेलू कारक। घरेलू कारक, घरेलू कारक में पहला है कि कृषि क्षेत्र में इतनी अधिक दर से वृद्धि नहीं हुई है, दर से वृद्धि नहीं हुई है जितनी, कृषि क्षेत्र में इतनी अधिक दर से वृद्धि नहीं हुई है जितनी मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है। अब इसका क्या मतलब है, मजदूरी बढ़ी है, यानी कि कृषि क्षेत्र बहुत ही धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इतना विकास नहीं हो रहा है, ये आपको कहना चाहता है। ठीक है, कृषि उत्पादों की मांग बहुत अधिक बढ़ी है, समझाऊंगी मैं भी आपको, बहुत अधिक बढ़ी है, कृषि उत्पादों की मांग बहुत अधिक बढ़ी है जबकि इतनी आपूर्ति नहीं बढ़ पाई है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, आपूर्ति नहीं बढ़ पाई है, नहीं बढ़ पाई है। अब देखिए ये बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र उतना स्पीड से डेवलप नहीं हुआ है जिस स्पीड से कृषि के उत्पादों की मांग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अच्छी मजदूरी मिल रही है तो लोग कहां पे चले जाते हैं, मजदूरी लेने के लिए या मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप अपने घरों में भी देखें या फिर अगर बहुत ज्यादा पुराने जमाने की बात करें तो लोग इतनी ज्यादा फल सब्जियां या हरी सब्जियां नहीं खाते थे, इतने ज्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते थे। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन होती थी, फ्रूट्स तो लोगों के घर में तब आता था जब कोई बीमार होता था, लाइक दवाई के रूप में काम आते थे फ्रूट्स। और आज क्या हो रहा है आप देखिए, हर घर में फ्रूट खाए जा रहे हैं, हरी सब्जियां खाई जा रही है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाइए, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाइए। लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों की इनकम अच्छी खासी बढ़ रही है, इस वजह से वो एक लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दिया है और अच्छी मात्रा में फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, अच्छी मात्रा में हरी सब्जियां खा रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, कृषि उत्पादों की मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन एक तरफ लोगों की मजदूरी की दरें बढ़ गई, तो इस वजह से हमारा जो कृषि क्षेत्र है इतनी आपूर्ति नहीं कर पाता है और ये एक कारण है महंगाई बढ़ने का। ठीक, एक दूसरा कारण भी है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, घाटे में वृद्धि। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति के कारणों में घरेलू घटक या घरेलू कारक है, अगर वहां पर लिखा हुआ है कि राजकोषीय घाटा या राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो आपको मान के चलना है कि ये घरेलू कारण है। ठीक, इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इतना आपसे डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। मैंने आपको बोला था बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जितना आप लोगों के काम आएगा एग्जाम में उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने इन्फ्लेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है, फिलिप वक्र भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने फिलिप वक्र को डिस्कस किया, जो बहुत सारी टाइप्स के आपके इन्फ्लेशन होते हैं उनको हमने बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या दुष्परिणाम होते हैं आपकी मुद्रास्फीति के और क्या कारण है आपके मुद्रास्फीति के। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है डिजिटल तैयारी चैनल के साथ में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच।